हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा आप लोग। तो हम लोग ने स्टार्ट किया था बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, और उसमें मैंने 3 लेक्चर आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए थे। और मैं आज बहुत दिनों के बाद ये लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ, तो असुविधा के लिए खेद है बेटा। रीजंस क्या थे, उन रीजंस पे ना जाके हम लोग फटाफट इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि कई बच्चे मुझे बोल रहे थे सर कम से कम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस को कंप्लीट करा दीजिए। और भी मैं लेक्चर जल्दी जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। तो चलिए हम इस चैप्टर को बेटा फटाफट खत्म करते हैं, और बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे। फटाफट कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि मैं चैप्टर को भगा दूंगा। हर एक कॉन्सेप्ट को यहाँ पे डिस्कस करूंगा, और इसको पढ़ने के बाद आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए। तो हम लोग ने स्टार्ट किया था क्या बेटा, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, और उसमें मैंने स्टार्ट किया था आपका टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कि ऐसे कौन कौन से टूल्स होते हैं जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं। उसमें मैंने आपको 5 टूल्स के बारे में मैं बताया था। पहला जो टूल था उसको मैंने बोला था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और फिर मैंने वही लास्ट क्लास में आपको बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन, जिसको मैं आज फटाफट वापस से रिवाइज कराऊंगा। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था बेटा, पॉलीमरेज एंजाइम। थर्ड मैंने क्या बताया था आपको, डीएनए लाइगेजेस। फोर्थ मैंने क्या बताया था आपको, वेक्टर। और फिफ्थ मैंने क्या बताया था आपको, होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो इतने टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है मुझे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में या जेनेटिक इंजीनियरिंग में। ठीक है बच्चों, चलिए। तो यहां पर उसी चीजों को मैंने यहां पर लिख रखा है, और ये स्लाइड्स आपको मैं पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूं। अब यहां पर मैंने स्टार्ट किया था क्या बच्चों, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। और 1950s में 3 साइंटिस्ट थे, कौन कौन बेटा, लूरिया, वीगल एंड बर्टनी। और वो किस पर काम कर रहे थे, फेज लेम्डा पे काम कर रहे थे। फेज कौन से वायरसेस होते हैं बेटा, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। ठीक है, तो वही चीज मैंने आपको बताई थी कि देवर स्टडिंग फेज लैम्डा। और फेज लैम्डा किसको इन्फेक्ट कर रहा था बेटा, आपको ई कोलाई को सॉरी इकोलाई को इन्फेक्ट कर रहा था। अब दो इकोलाई थे, एक दो स्ट्रेन थे, मतलब इकोलाई सी और इकोलाई के। अब इन्होंने ये देखा था कि जब फेज लैम्डा इकोलाई सी को इन्फेक्ट कर रहा था, तो वो बहुत अच्छी तरीके से उसमें जाकर उसके डीएनए को अपने आप से रेप्लिकेट करवा पा रहा था। लेकिन जब हम बात करते हैं इकोलाई के की, तो उस टाइम पर वो जो बैक्टीरियोफेज था उसके अंदर जाकर वो अच्छे से अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं करा पा रहा था। इतनी बात समझ में आ गई क्या बच्चों आपको। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको को क्या बताया कि इस आधार पर फिर 1960s में कौन आया बेटा, आपके आर्बर और मिशेल्सन, और इन्होंने रेस्ट्रिक्शन का कारण बताया कि ऐसा क्यों हो रहा था। ठीक है, ड्यू टू एंजाइम मेडिएटेड थिंग, मतलब कि ये जो चीज घटित हो रही थी कि ई कोलाई के में जो बैक्टीरियोफेज था वो अच्छी तरीके से मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहा था। उसके पीछे रीजन क्या था, कुछ एंजाइम्स थे जो कि उसको ऐसा करने से रोक रहे थे। और इन एंजाइम्स को क्या नाम दिया गया था बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, जिसको बाद में मॉलिक्यूलर सीजर्स के नाम से भी जाना गया। ठीक है, और ये कौन से एंजाइम थे बेटा, आपके टाइप 1 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के होते हैं, इसको हम लोग आज लेक्चर में ही डिस्कस करने वाले हैं। फिर कौन आया था बेटा 1970s में, हैमिल्टन स्पिन, थॉमस कैली एंड बिल कॉक्स आए थे। और उन्होंने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा हाइन 2 को प्यूरिफाई किया था, और उसके बारे में हमें बताया था। ठीक है, तो इन सारी चीजों को मैं पहले ही आपको बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूं। और यहां पर मैंने क्या लिखा है, कट्स द डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंसेस। अब वो स्पेसिफिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं उसके बारे में भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। यहीं पर एक क्वेश्चन जब मैं आपको बताऊंगा या पढ़ाऊंगा भी, तो मैं आपसे वो क्वेश्चन भी पूछूंगा कि क्यों हाइन 2 को हिन 2 को फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस माना गया एज कंपेयर टू हिंट 1। ठीक है, चलिए। तो अब हम बात करेंगे नेथन्स एंड डेना आए, इन्होंने SB40 वायरस को, जो कि एक ऑन्कोजेनिक वायरस या ट्यूमर वायरस होता है, इसके डबल स्टैंडर्ड डीएनए, इसका क्या डीएनए कैसा होता है बेटा, आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। और जब इस पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जब काम करेगा तो इसके आइडेंटिकल फ्रेगमेंट्स फॉर्म होते हैं। ठीक है, और बाद में इन्हीं सब साइंटिस्ट को बेटा क्या नोबेल प्राइज मिला था, कौन कौन, आर्बर, Hamilton Smith and Nathans got Nobel Prize in Physiology and Medicine in 1978। और किसके लिए मिला था, डिस्कवरी ऑफ कैरेक्टराइजेशन
टेलिंग द यूज ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस एंजाइम। तो इसको मैंने फटाफट इसलिए पढ़ाया क्योंकि इसको मैं ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूं, और ये आपके एनसीईआरटी में भी मेंशन नहीं है बेटा। ये जो मैंने इंफॉर्मेशन उठाई है ये मैंने गूगल से उठाया है, ठीक है, विकिपीडिया से उठाया है, तो आप वहां पर भी जाके इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसको जानना इसलिए जरूरी मैं समझता हूं बेटा क्योंकि थोड़ा सा अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में जानेंगे तो आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी। चलिए अब हम लोग क्या बात करेंगे बेटा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग्स टू ए लार्जर क्लास, ठीक है, कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं वो बहुत बड़ी क्लासेस को बिलोंग करते हैं, और ऐसे क्लास को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियेजेस। अब अगर हम न्यूक्लियेजेस की बात कर रहे हैं तो न्यूक्लियेजेस दो तरह के होते हैं। अब सबसे पहली बात कि न्यूक्लियेजेस होते क्या हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर हम बात करते हैं कि न्यूक्लियेजेस मतलब कि जो न्यूक्लिक एसिड को, ऐसे एंजाइम्स जो न्यूक्लिक एसिड को हाइड्रोलाइज करें या कट करें। अब अगर मैं सिंपल सा अगर एक आपको बताऊं कि ये मैं आपको ठीक है बच्चों, तो ये क्या है आपका, ये क्या है बच्चों आपका, ये मैंने आपको बता दिया न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और ये क्या है आपके न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, सिंपल सी बात है, न्यूक्लियोटाइड्स होंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियोटाइड्स मैंने एक चेन बना दी, न्यूक्लियोटाइड्स की मैंने आप यहां पर एक चेन बना दी, ठीक है। अब ऐसे एंजाइम्स जो कि इनको कट करें, जो कि इस न्यूक्लिक एसिड को, जो कि इस न्यूक्लिक एसिड को कट करें या हाइड्रोलाइज करें, ऐसे एंजाइम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियेजेस। इसका मतलब क्या है कि यानी कि कट करें, और वो कट कहीं से भी हो सकता है, वो बीच से भी हो सकता है और साइड से भी हो सकता है, और उसी के आधार पर कि ये कट कहां पर लगा रहे हैं, ये न्यूक्लियेजेस एंजाइम्स न्यूक्लिक एसिड में कट कहां पर लगा रहे हैं, उसी के बेस पर उनको दो पार्ट में बांटा गया। और जो पहला था उसको हमने क्या बोला बेटा आपका, एक्सो न्यूक्लियेसिस, एक्सोन्यूक्लियसिस। और एक को हमने क्या बोला आपका, एंडोन्यूक्लियसिस, एंडोन्यूक्लियसिस। अब आपको नाम में ही समझ में आ रहा होगा, अब आपको नाम में ही समझ में आ रहा होगा कि उसको एक्सो और एंडो नाम क्यों दिया गया होगा। तो अगर ये एंजाइम्स, ये जो न्यूक्लियेसिस जो एंजाइम्स हैं, अगर ये न्यूक्लिक एसिड को अगर साइड से कट लगाएंगे तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सोन्यूक्लियसिस। और अगर वो न्यूक्लिक एसिड के चेन को अगर हम लोग बीच से कट लगाएंगे तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोन्यूक्लियसिस। तो इतनी बात तो समझ में आ गई कि एंडो का मतलब क्या होता है। तो जो आप रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसिस पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि अब ये एंजाइम का पूरा जो नाम है वो किस आधार पर दिया होगा ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन का मीनिंग अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो रेस्ट्रिक्शन का मीनिंग यहां पर मैं आपको लास्ट क्लास में ऑलरेडी समझा चुका हूं कि ये रेस्ट्रिक्शन मतलब ऐसे एंजाइम्स जो कि किसी की ग्रोथ को या उसके मल्टीप्लिकेशन को इनहिबिट कर दें। समझ में आ रही बात। देखिए, अगर कोई बैक्टीरियोफेज किसी बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो वो पहले उसके अंदर जाएगा और उसके बाद उसको उसके अंदर मल्टीप्लाई करेगा, और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन बोलते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन का मीनिंग अब आपको समझ में आ गया कि ये रेस्ट्रिक्ट करेगा क्या, किसका, किसको रेस्ट्रिक्ट करेगा, बैक्टीरियोफेज को रेस्ट्रिक्ट करेगा, किसमें, मल्टीप्लाई होने में, किसमें, बैक्टीरिया में, ठीक है। तो अब आपको बात समझ में आ गई कि रेस्ट्रिक्शन का मीनिंग क्या है, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो मुझे ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं एक्टिविटी ऑफ, वही सेम चीज मैंने यहां पर लिख रखी है कि एक्सोन्यूक्लियस के बारे में मैंने क्या लिख रखा है, कट्स द डीएनए, लेकिन ये साइड साइड से कट करेगा। और देखो, ये देखो, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड का एक चेन मैंने बना दिया। अब ये अगर साइड से कट लगा रहे हैं तो ये क्या होंगे आपके, एक्सोन्यूक्लियस। अगर बीच से कट लगा रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोन्यूक्लियसिस। अब हम लोग यहीं पर मैंने लिख रखा है कट्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बोथ स्ट्रैंड। ये जो मैं चाहे एंडो की बात करूं चाहे एक्सो की बात करूं, वो अगर न्यूक्लिक एसिड को कट कर रहे हैं तो अगर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है बेटा तो वो दोनों स्ट्रैंड को कट करेगा।
पहला पॉइंट तो ये आपको समझ में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर तरीके से आना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर आपने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा तो डीएनए के स्ट्रक्चर में जो आपने डीएनए की बैकबोन पढ़ी होगी, बैकबोन में बेटा आपको शुगर और फॉस्फेट बैकबोन पढ़ा होगा। तो शुगर और फॉस्फेट के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? आपका फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है। तो ये एक्चुअली जो एंडो या एक्सो न्यूक्लियस होते हैं, एक्चुअली ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट करते हैं। और इसीलिए आपको ये जानना जरूरी है कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होता है बच्चों। ठीक है, तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया। तो मैंने यहां पर क्या बोला कि ये आपका कोवेलेंट बॉन्ड था, और ये किसके बीच में था बेटा? आपका शुगर और फॉस्फेट। ठीक है, तो ये किसको कट करना है ये भी समझ में आ गया। तो हमें अब देखिए, मैंने वही इसलिए साफ साफ लिख रखा है, कट्स डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बोथ स्टैंडर्ड। अब ये तो स्टैंड लगा बता दिया, लेकिन अगर मैंने यहां पर एक लाइन और जोड़ दिया, एट स्पेसिफिक सीक्वेंसेस, तो अब हम लोग इसको बोलेंगे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस एंजाइम। तो मुझे लगता है इस पूरे वर्ड का मतलब अब आपको समझ में आ गया कि रेस्ट्रिक्शन का मतलब क्या है, कि ये बैक्टीरियोफेज के मल्टीप्लिकेशन को बैक्टीरिया में रोकता है। एंडो की बात हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि बच्चों ये जो कट लगा रहा है वो कहां पर लगा रहा है बेटा? बाहर से न लगाकर बीचों बीच लगा रहा है। ठीक है, और न्यूक्लियस तो ऐसे एंजाइम्स जो कि न्यूक्लिक एसिड को कट करते हैं, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियसेस। तो मुझे लगता है ये पूरा पॉइंट अब आपको मैंने इतनी बार समझा दिया, आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब अगर मैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की बात करूं, ठीक है, तो वापस से मैं यहां पर रेस्ट्रिक्शन की बात अगर हम कर ले, मीनिंग क्या है? मीन्स inhibits inhibits multiplication of inhibits multiplication multiplication of क्या? बैक्टीरियोफेज 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 इन इन बैक्टीरिया इन बैक्टीरिया इन द बैक्टीरिया या बैक्टीरिया। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। एंडो का मीनिंग अब आपको समझ में आ गया कि ये जो कट लगाएगा बच्चों, ये जो कट लगाएगा ये इनर साइड में कट लगाएगा, न्यूक्लिक एसिड के इनर साइड में कट लगाएगा, इनर साइड में कट लगाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया। ठीक है, और न्यूक्लियसेस का मतलब क्या है? कि न्यूक्लियस का मतलब ऐसे एंजाइम्स, न्यूक्लियस का मतलब ऐसे एंजाइम्स जो कि डीएनए को कट करे, कट द, बताइए क्या कट कर रहा है? ये कट्स द शुगर फॉस्फेट फॉस्फेट बैकबोन, कट्स द कट्स द शुगर फॉस्फेट बैकबोन, बैकबोन। और ये बैकबोन क्या था बेटा आपका? अब ये बैकबोन किससे मिलके बन रहा था आपका? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये जो शुगर फॉस्फेट जो बैकबोन था, ये किससे बना? इसके बीच में बॉन्ड क्या था बेटा आपका? फॉस्फो डाइएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट भी अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो अब इतनी बात समझ में आ गई तो हम लोग अब इसको और आगे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब हम इसका क्या देखेंगे बेटा? रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। ठीक है, अब यहां पर मैंने दो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के बारे में लिख रखा है जो आपकी एनसीईआरटी में भी मेंशन है। एक तो है बेटा आपका इको R1 और एक है आपका हिंटू। ठीक है, अब हाँ, एक चीज और ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या है। अब इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कहां से करते हैं? इसको हम लोग बेटा
restriction endonucleases enzymes isolated from कहां से, बैक्टीरिया या आर्किया, मतलब बैक्टीरिया या आर्की बैक्टीरिया, इसको मैं आर्किया लिख रहा हूं। दो जगह से बेटा इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब मैंने आपको ये बात बार बार बता दी है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में रेस्ट्रिक्शन का मीनिंग क्या है, कि ये अगर किसी बैक्टीरिया के अंदर है तो वो बैक्टीरियोफेज के मल्टीप्लिकेशन को उसमें रोक देगा ताकि अपने आप को इन्फेक्शन से बचा सके। इतनी बात बेटा आपको मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों, चलिए, तो ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया आपको कि यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन का मीनिंग क्या था, ये सारी चीजें अब आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाई डज बैक्टीरिया मेक्स दिस टाइप ऑफ पर्टिकुलर एंजाइम्स, अगर मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा कि व्हाई डज बैक्टीरिया, अगर मैं इसको लिख दूं अगर मैं यहां पे एक क्वेश्चन अराइज करूं कि व्हाई डज बैक्टीरिया makes particular restriction enzymes, मैंने यहां पर एक क्वेश्चन लिख लिया बेटा कि why does bacteria makes particular restriction enzymes। तो अब आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए ऐसा करता है, सेल्फ डिफेंस। तो ये वाला पॉइंट बच्चों आप बिल्कुल अब याद रख लीजिएगा कि क्यों ये बैक्टीरिया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को बना रहा है। तो ये वाला पॉइंट भी अब आपको समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग वापस आते हैं नोमेनक्लेचर में। ठीक है, अब यहां पर मैंने दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में बेटा लिख रखा है, एक तो लिखा है इको R1 और दूसरा मैंने क्या लिखा है बेटा आपका हिंटू। ठीक है, अब ये आपके यहां पर दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स है, अब इनका मीनिंग क्या क्या है वो मैं यहां पर लिख देता हूं। पहली बात तो ये कि जो पहला लेटर है वो कैपिटल है, ये सारी चीजें ध्यान रखेंगे बेटा, कैपिटल है। और ये जिस प्रोकैरियोट से एक्सट्रैक्ट किया गया है इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के, उसका जीनस क्या है वो इस बात को डिनोट करता है। तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का जो पहला लेटर है बेटा वो किसको डिनोट करता है बेटा, कैपिटल होगा, हमेशा कैपिटल होगा, और ये जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, जीनस को। ठीक है, दूसरा लेटर स्मॉल होगा, यहां पर मैंने क्या लिखा है बेटा, दूसरा लेटर क्या है आपका, स्मॉल है। ठीक है, स्मॉल है, और ये आपका स्पीसीज को, ये आपका स्पीसीज को डिनोट करेगा। ये आपका किसको डिनोट करेगा बेटा, स्पीसीज को डिनोट करेगा। इतनी बात समझ में आ गई क्या। अब ये आर जो है, ये जो आर है बेटा, ये आपका स्ट्रेन को ये आपका आर जो है ये स्ट्रेन को डिनोट करेगा कि कौन से स्ट्रेन से इसको आइसोलेट किया गया है। ठीक है, अब यहां पर सर आपने बताया नहीं कि ये कैपिटल होगा कि स्मॉल होगा, तो ये दोनों हो सकता है बेटा, मे बी कैपिटल और मे बी स्मॉल। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं ये कैपिटल भी हो सकता है या स्मॉल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी याद रखेंगे। ठीक है, और जो फर्स्ट लिख रखा है बेटा ये है आपका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल, अब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहने का मतलब ये किस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इसको डिस्कवर किया गया है। ठीक है, किस
ऑर्डर में इसको डिस्कवर किया गया है। ये वाला पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया होगा बेटा, ठीक है, तो मैं आगे चलूं। ठीक है, तो ऑर्डर इन विच ऑर्डर in which enzyme was discovered ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बेटा अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, ऑर्डर ऑर्डर इन विच एंजाइम वॉज डिस्कवर्ड। ठीक है, तो इतना पॉइंट भी अब आपको समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, अगर ये वाला पॉइंट समझ में आ गया तो मैं अब और आगे चल सकता हूं। ठीक है, वही सेम चीज मैंने यहां पर हिंट 2 के लिए भी लिख रखा है बेटा। अब ये चीज ध्यान रखेंगे आप कि जो हिंट 2 होता है, हिंट 2 आपका फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम है जो कि डिस्कवर हुआ था। ठीक है, फर्स्ट एंजाइम, फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो कि डिस्कवर हुआ था, जो कि डिस्कवर हुआ था। अब आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आना चाहिए कि सर आपने अभी तो पढ़ाया कि यहां पर जो फर्स्ट होगा वो उस ऑर्डर को डिनोट करेगा जिसमें उसकी डिस्कवरी हुई है, और आप यहां पर लिख रहे हो कि हाइन टू पहला रेस्ट्रिक्शन टाइप 2 ऐसा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था जो कि डिस्कवर किया गया था, लेकिन यहां पे आपको 1 ना लिख के आप 2 लिख रहे हो। तो इसका जो जवाब है ये मैं आप लोग के ऊपर छोड़ता हूं, इसको सोच कर आना, और नहीं होगा तो मैं जस्ट जो इसके बाद लेक्चर अपलोड करूंगा उसमें इसका जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं बच्चों कि अगर यहां पर H की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर H क्या डिनोट कर रहा होगा? हीमोफिलस। अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक। तो ई फॉर मैंने ये तो बता दिया कि ये कैपिटल होगा, लेकिन ये क्या है? एस्चेरिचिया, और CO फॉर कोलाई। ठीक है बच्चों, ये ई फॉर क्या है? एस्चेरिचिया, और CO फॉर क्या है? कोलाई है। सॉरी सॉरी सॉरी, इसको मैं बताना भूल गया था आपको, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि ई फॉर एस्चेरिचिया और CO फॉर कोलाई। ठीक है, चलिए, तो यहां पर अगर हम H की बात कर रहे हैं तो ये H फॉर होगा हीमोफिलस, हीमोफिलस। हीमोफिलस क्या है बेटा आपका? कैपिटल होगा, देखो कैपिटल है वहां पर, और ये क्या डिनोट करेगा आपका? जीनस को। IN फॉर होगा इन्फ्लुएंजी, IN फॉर होगा इन्फ्लुएंजी, इन्फ्लुएंजी, और इन्फ्लुएंजी क्या है आपका? स्पीसीज है, और ये किससे एक्सट्रैक्ट किया गया है बेटा? आपके डी स्ट्रेन से, डी स्ट्रेन से। अब देखो मैंने आपको वहां पर बताया भी था कि ये स्मॉल भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है। देखिए मैंने यहां पर स्टेन यहां पर कैपिटल से लिख रखा है, और यहां पर जो मैंने लिख रखा है वो स्मॉल से लिख रखा है। तो इतना पॉइंट आपको मुझे लगता है समझ में आ गया है। ठीक बच्चों, ठीक, तो ये वाला मतलब कि डी स्टेन से आइसोलेट किया गया था, और आपका ये तो आप जानते ही हैं कि डी सॉरी सेकंड क्या है बेटा आपका? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, इसमें ये इसकी डिस्कवरी हुई है। ठीक, यहां पर भी मैं लिख देता हूं ई फॉर यहां पर क्या है आपका? ई फॉर है यहां पर एस्चेरिचिया, एस्चेरिचिया, और CO फॉर यहां पर क्या था? कोलाई। और ये जो जिस स्टेन से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था बेटा वो था आपका RY13, RY13। ठीक है, ठीक है, तो ये पूरा जो नॉमेनक्लेचर है ये आपको एज इट इज याद रखना है बेटा, क्योंकि ये क्वेश्चन
पूछा जाता है, पूछा जाता है। तो आपको मैंने ये क्लियर कट समझा दिया दोनों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में बताकर। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट्स बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंसेस। और मुझे लगता है ये वाला पॉइंट आपके दिमाग में घर कर जाना चाहिए। मैंने क्या बोला? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कट्स डबल स्टैंडर्ड डीएनए, कट्स डबल स्टैंडर्ड डीएनए बोथ स्टैंड्स एट स्पेसिफिक सीक्वेंस। दोनों स्टैंड को कट करेगा, स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करेगा, और डबल स्टैंडर्ड होना चाहिए। और यहीं पर आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि इसका मतलब क्या है कि ये कोई भी अगर ऐसा एंजाइम, अगर ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है बेटा, ये किसी भी डीएनए को कट कर देगा, चाहे वो कहीं से भी आइसोलेट हुआ है, किसी का भी डीएनए हो, ये सोर्स पर डिपेंड नहीं करता है। इस वाले बात को भी आप अपने दिमाग में डाल लीजिएगा कि ये किसी भी डीएनए को कट कर सकता है, सोर्स कुछ भी हो। और इसीलिए तो बेटा आप ये समझिए कि आप इस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से बैक्टीरिया का भी डीएनए कट कर सकते हैं, और इसी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से आप ह्यूमन का, जब डोनर का डीएनए लेंगे, जब हम लोग अभी आगे बात करेंगे, तो उसमें भी आप सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से ह्यूमन का डीएनए भी कट कर सकते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सोर्स पर यह डिपेंड नहीं करेगा, डीएनए कहीं से भी हो, बस शर्त यह है कि वो डबल स्टैंडर्ड होना चाहिए, पहला। दूसरा क्या? स्पेसिफिक सीक्वेंस उसका होना कंपलसरी है। ठीक है बच्चों, चलिए, तो वही चीज मैंने यहां पर लिख रखी है, अब समझना। वही सेम चीज मैंने लिखा हुआ है, और उसके बाद फिर मैंने यहां पर आपको क्या बता रखा है कि कौन सा स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा, वो सब समझ में आ जाएगा। मैंने यहां पर क्या लिखा है? ईच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस फंक्शन बाय इंस्पेक्टिंग द लेंथ ऑफ ए डीएनए सीक्वेंस। पहले वो, अब सुनो सुनो सुनो, अब इधर आओ, इस चीज को समझो पहले। यहां पर सपोज करो मैंने एक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस बना दिया, मतलब न्यूक्लिक एसिड बना दिया। ये आप इसको पूरा बेस पेयर समझेंगे ना बेटा? चलिए, तो मैंने यहां पर एक न्यूक्लिक एसिड बना दिया। अब न्यूक्लिक एसिड बनाने के बाद मैंने यहां पर एक एंजाइम रख दिया। सपोज करो ये एंजाइम क्या है आपका? इकोलाई, सॉरी, इको R1, इको R1 है। ठीक है, अब ये पूरी लेंथ में, अब ये मैंने आपका एक न्यूक्लिक एसिड ले रखा है, मतलब डीएनए मैंने ले रखा है। ठीक है बच्चों, तो ये पहले इसको इंस्पेक्ट करेगा पूरे लेंथ में, और जहां पर भी इसका स्पेसिफिक सीक्वेंस दिख जाएगा, सपोज करो यहां पर इसका स्पेसिफिक सीक्वेंस दिख गया इसको, यहां पर इसका स्पेसिफिक सीक्वेंस है, तो यहां पर ये इसको कट ऐसे लगा देगा। ठीक है, अभी और अच्छी तरीके से समझ में आएगा, बस मैं अभी मोटा मोटी आपको बता रहा हूं। तो ये जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होता है, वो न्यूक्लिक एसिड में बेटा रोल होकर इंस्पेक्शन करेगा कि कहां पर उसका स्पेसिफिक सीक्वेंस है, क्या होता है स्पेसिफिक सीक्वेंस, इसके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट भी अब आपको समझ में आ गया। तो वही सेम चीज मैंने यहां पर लिख रखी है। ठीक है, अब once it finds it specific recognition sequence, जब वो अपने स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पा लेगा, इट विल बाइंड डीएनए, मतलब वो पहले बाइंड होगा एंड कट ईच ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ द डबल हेलिक्स। और यही सेम चीज मैंने आपको बोली थी कि वो स्पेसिफिक सीक्वेंस को पहले जज करेगा, और जज करने के बाद वो कट करेगा, दोनों स्टैंड को कट करेगा। मार्क माय वर्ड्स बेटा, वो दोनों ही स्टैंड्स को कट करेगा। ठीक है, स्पेसिफिक पॉइंट्स इन देयर शुगर फॉस्फेट बैकबोन।
क्या ये पहली बार ये पढ़ रहे हो बच्चों? ये तो मैं अभी बता के आया हूं कि जो आपके रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम होते हैं वो शुगर फॉस्फेट बैकबोन को कट करते हैं। देखो मैंने सेम चीज यहां पर लिख रखी है, ठीक है। अब आपको ये चीज समझ में आ जानी चाहिए कि वो कौन से ऐसे स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होते हैं, ऐसे सीक्वेंसेस कि जो बेटा अगर मैं इसकी लेंथ की बात करता हूं तो ये 4 to 8 बेस पेयर्स के हो सकते हैं। जनरली ये 4 to 6 के होते हैं, लेकिन ये 4 to 8 बेस पेयर्स के हो सकते हैं। अब आप, क्योंकि इतना तो मैं मान के चल रहा हूं कि आपने मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ रखा होगा, आपने बायोमॉलिक्यूल्स भी पढ़ रखा होगा, तो जो मैं बेस पेयर बोल रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे कि अगर मैं डीएनए की बात करूंगा तो एडेनिन किससे जुड़ता है? थाइमिन से। ग्वानिन किससे जुड़ता है? साइटोसिन से। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपका है ये आपका एक बेस पेयर हो गया और ये आपका एक बेस पेयर हो गया। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। तो अगर मैं इस सीक्वेंस की बात कर रहा हूं तो इसकी लेंथ की अगर हम बात करेंगे तो 4 to 8 बेस पेयर। ठीक है, 4 to 8 बेस पेयर अभी आपको समझ में आ जाएगा। और ऐसे सीक्वेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस और डायट सिमेट्री। अब क्या होता है इसको मैं भी बताऊंगा, पहले समझो। तो वही चीज, ईच रेस्ट्रिक्शन रिकॉग्नाइजेस ए स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस। क्या मैंने इसको नहीं बताया? कितनी बार मैं इस चीज को रिपीट कर चुका हूं। ठीक है, अब ऐसे रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस जो आप चाहे इस तरफ से पढ़ो चाहे इस तरफ से पढ़ो, मतलब उल्टा सीधा एक समान, आप कहीं से भी पढ़िए वो एक ही तरह से उसका प्रोनाउंसिएशन होगा। जैसे कि मलयालम, मलयालम की स्पेलिंग क्या है आपकी? देखो, MALAYALAM। अब पढ़ो इधर से, मलयालम। अब इधर से पढ़ो, मलयालम। तो चाहे उल्टा सीधा जब कहीं से भी पढ़ रहे हो आपको सेम प्रोनाउंसिएशन हो रहा है। ठीक है, यही चीज मैंने आपको क्या क्या बोला? उल्टा सीधा एक समान। ठीक है, तो वही चीज पैलिंड्रोमिक या पैलिंड्रोम्स आर ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट फॉर्म द सेम वर्ड्स व्हेन रीड बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। यही चीज तो मैं आपको बता रहा था। सच एज मलयालम, द सेम वर्ड्स इज रीड बोथ डायरेक्शंस। इसका मतलब पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है कि आप कहीं से भी उस वर्ड को पढ़िए वो उल्टा सीधा एक समान ही प्रोनाउंसिएशन उसका होगा। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट भी अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? हमने ये पढ़ा कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं वो कट्स द बोथ स्टैंड ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक सीक्वेंसेस। और ऐसे स्पेसिफिक सीक्वेंसेस को अब हम क्या बोलेंगे? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस क्या होते हैं? ऐसे ऐसे जो कि उल्टा सीधा जिनका एक समान होगा, मतलब कि उनका प्रोनाउंसिएशन सेम होगा। ठीक है, आइए देखते हैं। चलिए, अब हम यहां पर बात, अब आपको समझ में आएगी चीजें। ठीक है, तो अब मान लीजिए ये पूरा एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए है। एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए मैंने बना दिया और यहां पर मैं आपका स्पेसिफिक सीक्वेंस लिखने वाला हूं। किसका? इको R1 का। किसका? इको R1 का। चलिए आइए लिखते हैं। G A A, एक मिनट थोड़ा बड़ा लिखते हैं। G A A T T T, GAATTC, GAATTC। क्या ये, मुझे बताओ बेटा कि क्या ये जो लिखा हुआ है ये उल्टा सीधा एक समान है? क्या ये उल्टा सीधा एक समान है बेटा? बताओ बेटा, क्या ये उल्टा सीधा एक समान है? सर आप तो गलत सलत पढ़ा दिए। अरे बच्चों, मैंने अभी, देखो मैं दोनों स्टैंड की बात कर रहा हूं, दोनों स्टैंड की बात कर रहा हूं। अब याद रखिए, जब भी आप डीएनए के स्टैंड्स को लिखते हैं बेटा तो उसका क्या लिखते हैं? 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन लिखते हो। और इधर से अगर हम बात करेंगे तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। ठीक है, तो ये GAATTC है, आपने 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ा है इसको। ठीक है, अब वही सेम चीज आप दूसरे स्टैंड पे पढ़िए, दूसरे स्टैंड पे पढ़िए।
तब आपको समझ में आ जाएगा। ए ए डी डी सी। अब हो गया आपका उल्टा सीधा। ये अगर सीधा बोल दो या इसको उल्टा बोल दो, कैसे भी बोल दो, लेकिन डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। अगर आपने इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ा है तो इसको भी आपको 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही पढ़ना पड़ेगा। ये वाला पॉइंट समझ में आया क्या? और यही है आपका स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ इको R1। इस सीक्वेंस को आपको याद रखना है बेटा, क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो GAATTC GAATTC एकदम क्लियर है, देखो एकदम क्लियर है। ठीक है, कई बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर GAATTC में कहां पैलिंड्रोम दिख रहा है? अरे गधों, पहले पूरी बात तो सुनो। सबसे पहली बात यह है कि आपको अगर बोथ स्टैंड की बात कर रहे हो, तो अगर आपने एक तरफ से पढ़ा तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? डायड सिमेट्री। इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? डायड सिमेट्री। डायड सिमेट्री, ठीक है। और इसी को आप लोग ने क्या बोला बेटा? पैलिंड्रोमिक, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस। आ गई बच्चों बात समझ में? चलिए, तो मुझे लगता है ये वाला पॉइंट भी अब आपको समझ में आ गया। अब मैंने यहां पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए ले लिया, मैंने यहां पर डबल स्टैंडर्ड डीएनए ले लिया, और डबल स्टैंडर्ड डीएनए लेने के बाद अब मैं यहां पर इसका पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस लिख रहा हूं। किसका? इको R1 का। सुनना बात ध्यान, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि इको R1 पहले तो रिकॉग्नाइज करेगा, पहले तो यहां पर देखेगा, यहां पर इंस्पेक्ट करेगा इको R1, तो उसको इसका स्पेसिफिक सीक्वेंस दिख गया। अब यहां पर अब उसको क्या करेगा? कट करेगा, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजेस का काम है कट करना। अब इन सब चीजों को समझते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहां पर वही स्पेसिफिक सीक्वेंस बेटा हम लोग लिखेंगे जी। एक मिनट, तो हम लोग बढ़िया कलर से लेते हैं। जी ए ए टी टी सी, ठीक है। अब इधर से आ जाओ। जी ए ए टी टी सी, ठीक। अब यहां पर डायरेक्शन लिखना मस्ट है बेटा, डायरेक्शन लिखना मस्ट है। तो अगर आपने इसको 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ा, तो इसको भी आपने 5 प्राइम टू 3 प्राइम पढ़ा, ठीक है। GAATTC GAATTC, ठीक है। और इसीलिए मैंने क्या बताया इसको? पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, ठीक है। चलिए, इतना बात समझ में आ गया। अब यहां पर इको R1 ने यहां से इस चीज को, इस लेंथ को इंस्पेक्ट करना स्टार्ट किया। अब मैंने यहां पर एक देखो ATGC लिया, GAATTC लिया, ATGC लिया, ठीक है। अब इसके आपको तो ये पता ही होगा कि उसके कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंसेस क्या होते हैं या किससे उसकी पेयरिंग होती है। मुझे लगता है ये सिंपल चीजें तो अब आपको समझ में आती होंगी, और मैंने कुछ देर पहले आपको बताया भी था, ठीक है। अब यहां पर इको R1 का मैंने क्या करा दिया? इंस्पेक्ट कर लिया। अब इको R1 ने किस तरीके से इसको कट किया? ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बेटा मैं बता रहा हूं कि कहां पर इसने इसको कट किया है। यहां से यहां पर इसने कट किया, ठीक है। और मैंने क्या बताया था बेटा? देखो, अगर आपने शुगर फॉस्फेट बैकबोन पढ़ी थी, ठीक है, तो ये बेटा ग्वानिन और एडिनोसिन, ठीक है। देखो यहां पर कट हुआ और यहां पर ऐसे कट हुआ, ठीक है। तो जब यहां पर ये कट लगाएगा, तो थोड़ा सा हम लोग ऐसे, ये कट लग गया बेटा, ठीक। अब जब हमने इसको कट कर दिया, तो अब देखो यहां पर क्या बनेंगे उसको हम लोग देख लेते हैं, आइए। तो जैसे कि अगर हम लोग यहां पर बात करें, तो ये तो आ जाएगा बेटा ATGC, ATGC,
जी सी, और ग्वानिन और एडिनोसिन के बीच में कट किया है, ग्वानिन और एडिनोसिन के बीच बीच में कट हुआ है, तो यहां पर क्या आ जाएगा आपका जी, ठीक है, और ये इधर चला जाएगा, तो ये आपका ए ए टी टी सी, और बाकी सब तो सेम रहेगा, तो यहां पर आपका आ गया ए टी जी सी, ए टी जी सी। ठीक, अब आइए इधर देखते हैं। ठीक, अब अगर हम यहां पर बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग अपने पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस की बात करेंगे, तो यहां पर देखो, यहां पर क्या होगा, यहां पर आ जाएगा आपका जी, और यहां पर आपका आ जाएगा क्या, ए ए टी टी सी, आ गया। ठीक, अब यहां पर अगर ये था, तो इसकी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या होगी बेटा आपकी, टी ए सी जी, टी ए सी जी, टी ए सी जी, वहीं पर भी यहां पर भी सेम होगा, टी ए सी जी, टी ए सी जी। ठीक, अब आपको यहां पर देखो, तो इसने क्या किया, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कट किया है बेटा, जो कि एक कोवेलेंट बॉन्ड होता है, तो ये चीज को बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अब यहां पर जो स्टैंड जो प्रोड्यूस हुए हैं बेटा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड या स्टैगनेंट। अब ये बात ध्यान से सुन लेना, जब हम लोग बात कर रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम की, तो जो इसमें टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम होते हैं, उन्हीं को हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज करते हैं, क्योंकि वो डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करते हैं। उसमें भी ऐसे एंजाइम जो कि सिमेट्रिकल कट ना लगा के एसिमेट्रिकल कट लगाते हैं, उन रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोसिस एंजाइम को हम लोग प्रिफर करते हैं। सर अब ये समझ में नहीं आया कि ये सिमेट्रिकल कट क्या होता है और एसिमेट्रिकल कट क्या होता है। इधर आओ जाओ, अगर ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम GAATTC को अगर यहां से कट लगाता, अगर ये यहां से कट लगाता बेटा, ठीक है, तो ये जो बेस पेयरिंग का जो सीक्वेंस था बेटा, इसको बीच से बीच, इसका मतलब यहां पर जो कट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते, सिमेट्रिकल कट। इस सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलते, सिमेट्रिकल कट। लेकिन यहां से सेंटर से हट के इसने स्पेसिफिक सीक्वेंस जो था, जो स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस था, उसने सेंटर से हटकर कट लगाया, और जो प्रोड्यूस हुए एंड्स, जो एंड्स प्रोड्यूस हुए, जो सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग्स प्रोड्यूस हुए, जो कि आपकी एनसीईआरटी मेंशन करती है, ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड या एसिमेट्रिकल। ये क्या था बेटा, एसिमेट्रिकल कट। पहले तो हम लोग इसको लिख देते हैं कि ये इको R1 ने क्या लगाया, एसिमेट्रिकल कट लगाया। एसिमेट्रिकल, एक मिनट, पहले इसको तो मिटाना पड़ेगा, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, चलिए, अब इको R1 ने क्या लगाया बेटा, एसिमेट्रिकल कट लगाया, एसिमेट्रिकल कट। अब ये एसिमेट्रिकल कट था, ये आपको समझ में आ गया कि ये सेंटर से हटकर कट लगा रहा है, और जो सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग्स जो प्रोड्यूस हुए, सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग्स, ये क्या है बेटा आपके, सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग्स, सिंगल स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ओवरहैंग्स, सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग्स। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड्स। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिकी एंड्स, स्टिकी एंड्स। अब ये स्टिकी एंड्स क्यों है,
क्यों है स्टिकी एंड्स? अब मुझे बताओ कि अगर मान लीजिए अब आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको ब्रीफ रिव्यू दे रखा है। मान लीजिए आपने वेक्टर डीएनए लिया और मान लीजिए आपने किसका डीएनए लिया? होस्ट डीएनए लिया। और अब उसको आपने कट किया सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोजेज एंजाइम से, ठीक है, मान लीजिए इको R1 से आपने कट किया, तो जो वहां पर स्टिकी एंड प्रोड्यूस होंगे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। इसलिए जब आप जोड़ेंगे डीएनए लाइगेज की हेल्प से, मतलब होस्ट डीएनए को वेक्टर डीएनए से आप जोड़ रहे होंगे डीएनए लाइगेज की हेल्प से, क्योंकि डीएनए लाइगेज मेक्स फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है बेटा, डीएनए लाइगेज मेक्स फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बोला यहां पर, आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर चीजें समझ में आनी चाहिए बेटा। मैं एक एक चीज को, कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरीके से एम्फेसाइज करके बता रहा हूं ताकि आप कोई भी चीज को रटे नहीं, ठीक है। चलिए, तो मैंने क्या बोला, जो सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग्स थे उनको मैंने क्या बोला, स्टिकी एंड। अब देखो, ये जो सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग्स हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं क्या? बिल्कुल, एक दूसरे के क्या है बेटा, आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में प्रिफर किए जाते हैं, जो कि स्टैगर्ड, अच्छा इसको हम लोग स्टिकी एंड या स्टैगर्ड एंड्स भी बोलते हैं, स्टैगर्ड, ठीक है। तो ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम प्रिफर किए जाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, जो कि स्पेशल रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे या स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे एसिमेट्रिकल कट लगाएं और वो स्टिकी एंड प्रोड्यूस करें। क्योंकि स्टिकी एंड जब प्रोड्यूस करेंगे बेटा तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और फिर ये डीएनए लाइगेज के, ये डीएनए लाइगेज के एक्शन को फैसिलिटेट करा देगा जोड़ने में होस्ट डीएनए और वेक्टर डीएनए को। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया होगा, और इसीलिए आपकी एनसीईआरटी में ही एक लाइन लिखी हुई है कि ये जो स्टैगर्ड एंड स्टिकी एंड्स होते हैं दे फैसिलिटेट्स द एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम, ठीक है। मार्क माय वर्ड, डीएनए लाइगेज मेक्स फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। ठीक है बच्चों, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया तो हम और आगे चलें। ठीक बच्चों, तो ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ये वाला पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो अब हम लोग बात करेंगे कि नोट क्या है, द स्टिकीनेस ऑफ द एंड फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज एंजाइम। ठीक है, तो ये चीज को मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि जो स्टिकीनेस होती है ये एक्शन को फैसिलिटेट कराएगा, किसके एक्शन को, डीएनए लाइगेज के एंजाइम को, मतलब डीएनए लाइगेज एंजाइम के एक्शन को फैसिलिटेट कराएगा। और डीएनए लाइगेज एंजाइम्स डीएनए लाइगेज एंजाइम makes 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 phosphodiester bond, ठीक। अब मैंने यहां पर एक एंजाइम और लिख रखा है इको R1 के अलावा, जो कि एसिमेट्रिकल कट लगाता है, और उसका नाम है हिंट 3। हिंट 3 की बात कर रहा हूं बेटा, आपकी एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है लेकिन मैंने यहां पर आपको बता दिया, ठीक है। अभी मैं ब्लंट एंड्स की भी बात करूंगा तो वो भी अब आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। ठीक बच्चों, चलिए, तो मैंने क्या बोला कि हिंट 3 देखिए, जिसका इसका स्पेशल रिकॉग्निशन सीक्वेंस या स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है बेटा AAGCTT, ठीक है। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम हमने क्या पढ़ा, AAGCTT, ठीक है। उस चीज को हम लोग क्या पढ़ेंगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम AAGCTT। तो यहां पर भी ये जो कट लगा रहा है बेटा, ये आपका क्या है, एसिमेट्रिकल कट है। ये क्या है बेटा, आपका एसिमेट्रिकल कट है, ठीक है। तो ये अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, कभी कभी मैंने किसी गाइड्स में देख रखा है तो मैंने आपको इसका भी नाम बता दिया, ठीक है। तो अब आपको इसका आपका सिग्निफिकेंस समझ में आ गया कि ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो कि कट लगाने के बाद इस, मतलब एसिमेट्रिकल कट लगाते हैं, उनका यूज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में ज्यादा होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं
ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम जो कि एसिमेट्रिकल कट नहीं लगाते हैं। और इसमें एक है आपका हिंट टू। हिंट टू बेटा आपका पहला एंजाइम था, ठीक है, पहला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था जो कि क्या लगा रहा था बेटा आपका, जो कि क्या, सॉरी, मतलब जो कि क्या कर रहा था, डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस पर कट कर रहा था, डीएनए को स्पेसिफिक सीक्वेंस पर कट कर रहा था। ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया बेटा, ठीक है। तो अब हम अगर इसको लिखें, अगर हम इसको लिखें तो अगर हम इसको लिखें 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम मैंने लिख दिया बेटा, तो इधर से भी मैं क्या लिखूंगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो इसका जो स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है वो GATATC, गट एटीसी। जैसे भी आप याद रखना चाहो, अगर याद नहीं भी रखोगे तब भी काम चल जाएगा, लेकिन वो इको R1 वाला आपको सीक्वेंस याद जरूर रखना है, क्योंकि हिंट 2 को भी मेंशन किया था, तो इसलिए मैंने इसको बताना थोड़ा सा बेटा आपको जरूरी समझा। तो ये वाला पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया बेटा, तो मैं और आगे चलूं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, ये क्या करता है बेटा, एसिमेट्रिकल, ये जो स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस होता है उसको यहां से एसिमेट्रिकल कट ना लगाकर सिमेट्रिकल कट लगाता है। यहां से कट लगाएगा बेटा। तो मुझे बताइए कि यहां से कट लगाने के बाद, यहां से कट लगाने के बाद जो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, क्या वो स्टिकी एंड प्रोड्यूस होंगे? नहीं। आइए देखते हैं। यहां पर मैंने अगर इसको 5 प्राइम, ठीक है, GAT, ठीक है, और इधर आपका आ गया क्या, ATC, इधर क्या आ गया आपका, GAT, सॉरी सॉरी सॉरी, GAT, और इधर आपका आ जाएगा ATC, ठीक। अब यहां पर जो स्टिकी एंड्स तो प्रोड्यूस हो ही नहीं रहे हैं बेटा, स्टिकी एंड प्रोड्यूस हो ही नहीं रहे हैं, देख लो आप, ठीक, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम, ठीक है। चलिए, तो यहां पर जो एंड्स प्रोड्यूस हुए हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लंट एंड्स। यहां पर जो एंड्स प्रोड्यूस हुए हैं बेटा, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लंट एंड्स बोलते हैं, ब्लंट एंड्स। ये देखो, ये आपके क्या है बेटा, ब्लंट एंड्स हैं, ठीक है। तो यहां पर इन एंड्स को हमने क्या बोला है, ब्लंट एंड्स, क्योंकि ये एक दूसरे ब्लंट एंड्स, ठीक है। तो जो देखो, स्टिकीनेस होने से फायदा क्या होता था बेटा, क्योंकि जो आपके सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग्स थे वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे, तो अगर हम किसी सॉल्यूशन में इसको डाल देंगे तो वो अपने आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कर सकते हैं, लेकिन यहां पर ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग्स बने ही नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या है बेटा, ब्लंट एंड्स हैं, ठीक है। तो मुझे ये बात बताने में बिल्कुल भी परहेज नहीं है कि अब आपको ये वाली पॉइंट समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, कि क्यों क्यों ये ब्लंट एंड्स, क्यों ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो हैं बेटा वो प्रिफर नहीं किए जाते हैं आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, ठीक है।
हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि जो ब्लंट एंड बने हैं उसमें आर्टिफिशियल तरीके से सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग्स को बना दें, मतलब उसमें इनोकुलेट कर दें, और उसके बाद फिर हम लोग उसको जोड़ने का कार्यक्रम कर सकते हैं। लेकिन उसमें हमारी मेहनत थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, और इस मेहनत से बचने के लिए हम लोग ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम को प्रीफर करते हैं जो कि स्टिकी एंड्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, इनको मैंने क्या बोला, ब्लंट एंड्स। ठीक है। ठीक बच्चों, चलिए। तो अब ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो ऐसे सिर्फ हिंटू ही होता है क्या सर जो कि ब्लंट एंड प्रोड्यूस करेगा? नहीं, एक एंजाइम काफी फेमस है बेटा, इको आरवी, ये भी याद रख लीजिएगा। ठीक है, एक और होता है स्मा1, स्मा1, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, स्मा एस फॉर होता है आपका बेटा यहां पर, और एम ए फॉर होता है मार्सिसन। एक बार स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, सरेशिया मार्सिसेंस इनको इनको बोलते हैं, सरेशिया मार्सिसेंस। ठीक है, और ये आपका स्टेन, ये आपका वन क्या क्या डिनोट डिनोट कर रहा है बेटा आपका यहाँ पर, आपका क्या डिनोट कर रहा है? ये आपका डिनोट कर रहा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, चलिए। तो ये भी अगर अगर मैं बात करूं इसके रिकॉग्निशन सीक्वेंस की बात करता हूं बेटा, तो इसका होता है आपका सी 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 जी जी जी, वही सेम चीज यहाँ पर सी 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 जी जी जी। ठीक, और ये भी आपका ब्लंट एंड ही प्रोड्यूस करता है। अगर आप इसको भी याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, और ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा, और इस ये भी जो कट लगाएगा वो एसिमेट्रिकल कट लगाएगा, यहां से कट लगाएगा। ठीक, तो आपको ये मैंने कुछ एंजाइम बता दिए जो कि स्टिकी एंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो ये वाला पॉइंट पे आपको समझ में आ गया बेटा। ठीक है, तो यहां पर मैंने कुछ टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लिख रखे हैं, जिसमें से टाइप 1 भी होता है, टाइप 2 भी, टाइप 3 भी होता है। लेकिन मैं यहां पर अगर बात करूंगा तो यहां पर एक चीज आपको, कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट सब यूनिट से मिलकर बना होता है टाइप 1, और ये आपका टाइप जो 3 होता है ये 2 डिफरेंट यूनिट से मिलकर बना होता है। लेकिन जो टाइप 2 का जो स्ट्रक्चर होता है वो सिंपल होता है। थोड़ा थोड़ा चीजें अगर आप याद कर पाएंगे तो अच्छा होगा, अदरवाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखना जरूरी है कि टाइप 1 की बात करूं चाहे टाइप 3 की बात करूं, ये यूजफुल नहीं है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। देखो मैंने लिख रखा है नॉट यूजफुल इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, नॉट यूजफुल इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बार बार मैं टाइप 2 की बात बोलते आ रहा हूं शुरुआत से। और ये देखो टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंड सिंपल स्ट्रक्चर होता है, रिक्वायर मैग्नीशियम आयन, कैन रिकॉग्नाइज एज वेल एज कट द साइड्स ऑन ए डीएनए, और यूजफुल इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट अब आपको बस याद रखना है कि टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जो होते हैं वही आपके प्रीफर किए जाते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। टाइप 1 और टाइप 3 प्रीफर नहीं किए जाते हैं, है ना। टाइप 1 टाइप 3 भी होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, लेकिन वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी प्रीफर नहीं किए जाते हैं। सिर्फ टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में प्रीफर किए जाते हैं। ठीक बच्चों, तो ये वाला पॉइंट अब आपको समझ में आ गया। तो वही अब सेम चीज बेटा मैंने यहां पर आपको बता रखी है कि स्टिकी एंड्स क्या होते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लाइक इको R1 एंड हाइंड 3 कट द डीएनए ड्यूप्लेक्स इन ए वे दैट प्रोड्यूसेस सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग्स। ये सब चीज मैंने आपको बेटा पढ़ा दिया बहुत अच्छी तरीके से। उसी चीज को मैंने यहां पर थोड़ा सा लिख दिया है, प्रोड्यूसेस सिंगल स्टैंडर्ड, प्रोड्यूसेस सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग्स। ठीक है, ऑफ डीएनए दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। सब चीजें बेटा मैंने आपको बता रखी है, बस इसको मैंने यहां पर शब्दों में बयां कर दिया। दीज सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग्स आर कॉल्ड स्टिकी एंड, ये भी बता दिया मैंने स्टिकी एंड्स क्या होते हैं। ठीक है, यही सेम चीज अगर आपको एनसीईआरटी में जो डायग्राम बना है उसको भी मैंने आपको बता दिया। देखो यहां पर क्या रहा होगा, GAATTC था, लाइगेशन कैसे हो गया बेटा आपका,
हो गया। ये सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग्स थे। ये मान लीजिए आपका वेक्टर डीएनए है और ये आपका होस्ट डीएनए है। मान लीजिए ये आपका वेक्टर डीएनए है और ये आपका होस्ट डीएनए है। तो इनका मैंने लाइगेशन कराया है। देखो लाइगेशन, और ये लाइगेशन किससे होगा बेटा? आपका डीएनए लाइगेज से होगा। डीएनए लाइगेज, ठीक है। तो ये जो एंड्स प्रोड्यूस हुए हैं इसी को मैंने क्या बोल रखा है? सिंगल स्टैंडर्ड ओवरहैंग्स या स्टिकी एंड, क्योंकि ये देखो ये एक दूसरे के क्या है बेटा? आपके कॉम्प्लीमेंट्री हैं, और इसी चीज को मैंने आपको बता रखा है। और इसीलिए मैंने आपको बताया था कि स्टिकी एंड जब प्रोड्यूस होते हैं तो वो डीएनए लाइगेज के एक्शन को फैसिलिटेट करते हैं। क्योंकि जब अगर मान लो मैंने ये होस्ट डीएनए माना और ये आपका क्या कहते हैं वेक्टर डीएनए माना, तो जब मैं इसको एक ही सेम रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस एंजाइम से काटूंगा तो इसमें सेम टाइप के कॉम्प्लीमेंट्री एंड्स प्रोड्यूस होंगे। मैं अगर उसको एक ही सोल्यूशन में रख दूंगा बेटा तो वो अपने आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए तो ये वाला पॉइंट भी अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्टिकी एंड्स के बारे में मैंने क्या बताया। ठीक है, ब्लंट एंड्स क्या होते हैं? वही सेम चीज, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम लाइक HIND3, इको R2, इको RV और SMA1। ठीक है, इसको आप भूल भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, जो मैंने आपको भी याद करा है वो याद रखना है आपको कि HIND2, इको RV और SMA1 सेरेशिया मार्सिसेंस इसका बटा बैक्टीरिया जिससे ये एक्सट्रैक्ट किया गया है। ठीक है, प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड्स बाय क्लीविंग द डीएनए डुप्लेक्स वर्टिकली। और याद रखना कि ये सिमेट्रिकल कट ना लगा के, एसिमेट्रिकल कट ना लगा के सिमेट्रिकल कट लगाते हैं। इस चीज को भी याद रखना। कब प्रोड्यूस होंगे? जब ये, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? सिमेट्रिकल कट लगा रहे हैं। सिमेट्रिकल कट लगाने की वजह से आपको बात समझ में आ गई। ठीक बच्चों, चलिए तो यहां पर आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स खत्म होता है। एक बाद में एक सिंपल चीज मैं आपको और शेयर करना चाहता हूं बेटा, जो वहां पर एक थोड़ा सा ज्यादा नहीं, कितना लंबा लेक्चर हो गया है? लगभग 1 घंटे का लेक्चर हो चुका है बेटा। तो मैं यहां पर इसको लेक्चर को खत्म करूंगा। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम मैंने हर एक चीज आपको बता दी, एक एक क्वेश्चन आपको इससे बन जाएगा। एक चीज आपको मैं और शेयर करना चाहता हूं जिसको मैं यहां पर थोड़ा सा बताना चाहता हूं। ठीक है बच्चों, ये आपका जनरल नॉलेज वाला क्वेश्चन है कि जैसे सपोज कीजिए बेटा कि ये है आपका एक बैक्टीरिया। ठीक है, अब बैक्टीरिया की अगर हम बात करते हैं, सुनना बात ध्यान से बेटा, तभी हम लोग दूर तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, अब बैक्टीरिया क्या है? आपका प्रोकैरियोट है, और इसका जो डीएनए होता है जो कि मेन क्रोमोसोमल डीएनए होता है, क्योंकि इसमें न्यूक्लियर एनवेलप तो होता नहीं है, तो इसका जो मेन क्रोमोसोमल जो डीएनए होता है बेटा, वो आपका कहां पर पड़ा होता है? साइटोप्लाज्म में ही पड़ा होता है। साइटोप्लाज्म में ही पड़ा होता है। तो ये जो आपका मेन क्रोमोसोमल जो डीएनए है बेटा, ये आपका कहां पर पड़ा हुआ है? साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। ठीक है, और मुझे बताइए कि ये मान ली सपोज कीजिए इकोलाई है। अगर इकोलाई है बेटा, तो सिंपल चीज मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये जो इकोलाई है इसका जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम होगा वो कहां पर पड़ा होगा? वो कहां पर पड़ा होगा? वो भी तो यहां पर कहीं पड़ा होगा, ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ठीक है, तो यहां पर ये भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम पढ़ा हुआ है। तो मुझे बताइए कि जब मैंने आपको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि ये किसी भी डीएनए को कट कर सकता है, बस शर्त ये होनी चाहिए कि वो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होना चाहिए, और क्या उसके अंदर स्पेशल रिकॉग्निशन सीक्वेंस होना चाहिए। समझ में आई बात? तो क्योंकि हमारा जो डीएनए होता है बेटा, ये मिलियंस ऑफ बेस पेयर का बना है, तो इसमें जो स्पेशल हर डीएनए में लगभग स्पेशल रिकॉग्निशन सीक्वेंस मिलेगा ही। और इस चीज को मैं, अगर आप बोलोगे तो अगली क्लास में प्रूव भी कर दूंगा कि क्यों लगभग हर डीएनए में स्पेशल रिकॉग्निशन सीक्वेंस आपको मिल जाएगा, क्योंकि डीएनए की लेंथ बेटा मिलियंस ऑफ बेस पेयर्स हो सकते हैं, और भी इतने बड़े बड़े डीएनए होते हैं। ठीक है, चलिए तो आप मुझे बताइए कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम है, ये क्यों इसको नहीं कट कर देता? क्योंकि ये एक ही दोनों साइटोप्लाज्म में, क्योंकि न्यूक्लियर एनवेलप से तो बेटा आपका सराउंड हो नहीं रखा है। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर एंजाइम अपने ही डीएनए को कट क्यों नहीं कर देता? क्योंकि मैंने आपको ये सिंपल चीज बताई थी कि वो आपका क्या सोर्स पर डिपेंड नहीं करता। तो बताइए इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? कभी आपने बेटा पढ़ा है इस चीज को? ठीक बच्चों, चलिए तो इसका रीजन मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा क्यों
है कि ये अपने ही डीएनए को कट नहीं करता है। ठीक है, ध्यान से सुनना। एक होता है बेटा इसके अंदर सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं, को हम लोग बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन, रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है बेटा, रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। और ये इस सिस्टम की हेल्प से ये अपने आप को बचा लेता है। रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम में बेटा आपके दो एंजाइम्स आते हैं। एक तो आपका सिंपल आएगा आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, और दूसरा आएगा बेटा आपका मिथाइलेजेस। क्या आएगा बेटा आपका, मिथाइलेजेस। अब ध्यान से सुनना, ये क्या मिथाइलेजेस जो एंजाइम होते हैं, अब ध्यान से सुनना मैं क्या बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं। मान लीजिए ये एक डीएनए है 5' 2, इसके अंदर ये वाला सीक्वेंस है GAATTT, ठीक, और ये आपका T' आ गया। ठीक, अब हम इसको लिख रखे हैं GAATTT। ठीक, अब ये आपका क्या हो गया 5' 2 3'। ठीक, तो ये सीक्वेंस लगभग लगभग हर डीएनए में मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अगर मुझे बताइए कि अगर ये सीक्वेंस मिल रहा है तो ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को कट कर देना चाहिए, क्योंकि सोर्स पर तो डिपेंड करता नहीं है, नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्या कर देगा बेटा, ये यहां पर मिथाइल ग्रुप को ऐड कर देता है। जो मिथाइलेजेस होते हैं बेटा, ये मिथाइल ग्रुप को यहां पर ऐड कर देंगे। यहां पर क्या, मिथाइल ग्रुप ऐड कर देंगे, मिथाइलेजेस। यहां पर मिथाइल ग्रुप क्या हो गया, ऐड हो गया। अब जब मिथाइल ग्रुप ऐड हो जाएगा तो जब इको R1 इसको इंस्पेक्ट कर रहा होगा, जब इसको इको R1 इसको इको R1 बेटा, इको R1 जब इसको इंस्पेक्ट कर रहा होगा तो ये स्पेशल रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचान ही नहीं पाएगा, क्योंकि मिथाइलेजेस ने यहां पर मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दिया है। और मिथाइल ग्रुप को ऐड करने के बाद ये इस इको R1 ये स्पेशल रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पहचान नहीं पाएगा, और अगर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा तो उसको कट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यहां पर हुआ क्या है, अनेबल टू रिकॉग्नाइज, unable to recognize its specific recognition sequence। और अगर रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा तो कट नहीं करेगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका क्या था बेटा, मेन क्रोमोसोमल डीएनए। इसको लिख देता हूं, न्यूक्लियोइड आपके उसमें रीजन में रहेगा। क्रोमोसोमल डीएनए, क्रोमोसोमल डीएनए। और मुझे बहुत अच्छे से पता है ये जो मेन क्रोमोसोमल डीएनए है ये आपका डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, चलिए, तो ये छोटा सा पॉइंट था बेटा जो कि आपको जानना चाहिए था, तो मैंने आपको यहां पर ये चीज बता दी। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्या होते हैं, स्टिकी एंड्स क्या होते हैं, ब्लंट एंड्स क्या होते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होता है, टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, ऐसे एंजाइम्स क्यों टाइप 2 जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम्स होते हैं उसमें भी ऐसे एंजाइम्स प्रीफर किए जाते हैं जो कि स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस पर आपका एसिमेट्रिकल कट लगाएं, मतलब सेंटर से हटकर कट लगाएं। ठीक बच्चों, चलिए, तो यहां पर होता है आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खत्म। अब हम लोग
वापस से स्टार्ट करेंगे बेटा कि किस तरीके से अब हम लोग एक्चुअल में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं, कैसे हम लोग इस प्रोसेस को परफॉर्म कर पाते हैं, उन चीज़ों को बेटा मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग होस्ट से डीएनए को आइसोलेट करेंगे, क्या क्या होता है आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्यों यूज करते हैं, ठीक है, और किस तरीके से हम लोग सारी चीज़ों को बेटा मैं वहां पर डिस्कस करूंगा। ठीक बच्चों, तो मुझे आशा है कि ये आपका जो मैंने लेक्चर बनाया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पर, ये आपको समझ में भी आया होगा, और इसको देखने के बाद आपके सारे क्वेश्चन जितने भी रिलेटेड होंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से वो आपको बेटा बन जाएंगे। ठीक बच्चों, चलिए तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा थैंक यू सो मच।